I believe you can, and you are halfway there. Today is 13th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं. अंशी नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यूज किया था सस्पेंसिव वीटो. ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में हेल्ड किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने. आर्टिकल 24 में लिखा है 14 साल से कम बच्चों का एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री में अलाउड नहीं होगा. दिस इज प्रोहिबिटेड. 86th CAA 2002 में अमेंडमेंट में जो राइट टू एजुकेशन था वो इंक्लूड किया था एज अ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं अवनी लखेरा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. किस स्पोर्ट्स से आप एसोसिएटेड हैं. चेरा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. गंडक रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इज एसोसिएटेड विद विच रिवर सिस्टम. बद्रीनाथ is situated on the banks of which river? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है unabated, मतलब अक्षीण, without any reduction in intensity और strength. आपकी जो preparation है, जो will power है study के लिए, जो discipline and determination है, dedication है, वो होना चाहिए unabated. यूबिक्विटी का मतलब होता है हर जगह पर होना. द फैक्ट ऑफ अपियरिंग एवरीवेयर, ऑफ बीइंग वेरी कॉमन, ओमनी प्रेजेंट. थम्पिंग विक्ट्री मतलब अति, टू अ ग्रेट डिग्री, थम्पिंग विक्ट्री. क्लैस्प मतलब ग्रैस्प करना, टाइटली विद वंस हैंड, अपॉर्चुनिटी है इसको क्लैस्प करो. सोवेनियर का मतलब होता है यादगार, जैसे आप कहीं जाते हो वहां से कुछ आपने मेमेंटो खरीदा, लाइक दैट. A thing that is kept as a reminder of a person, place or event. यादगार. So these are 5 vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये आज के सवाल हैं और इनका जवाब आप सबमिट कर सकते हो srajanindia.1. This is the address of our website. So write down these 2 questions and submit your answers here. So our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है अबाउट हेट स्पीच. ये जो मैटर है हेट स्पीच का, कल हमने इससे रिलेटेड आईपीसी के प्रोविजंस देखे थे, लेजिस्लेशन देखा था. अब ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में है. लेट अस सी वहाँ क्या डिसीजन आता है. Hate speech, any type of hate speech should not be encouraged. Then from next session JNU admission through CUET, ये क्या है, एक एग्जाम होगा, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट. तो एकेडमिक ईयर 2022-23 में इसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा. रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हो गया है 5.59%. अब फिर से हेडेक हो गया. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बोलती है 4 ± 2% पे रहना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 6. अब सी ये अप्रोच कर रहा है 5.59%, मतलब इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी, कीमतों में बढ़ोतरी. पहले 100 रुपये में सामान आ रहा था, अब उसी सामान को खरीदने के लिए 110 रुपये देने पड़ रहे हैं, या फिर इस केस में 105.59 देने पड़ रहे हैं. तो इन्फ्लेशन हो गया. तो आपकी तनख्वाह तो लिमिटेड है, पहले भी उतनी सैलरी थी, अभी भी उतनी सैलरी है, बट अब इन्फ्लेशन हो गया. सो दैट इज़ वाई ये जो इन्फ्लेशन होता है ये डेट्रीमेंटल होता है से सैलराइड इनकम ग्रुप पे या फिर जो सेविंग्स पे डिपेंड करते हैं. तो इन्फ्लेशन को टेम करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन का एक रीज़न तो लॉकडाउन और ओमिक्रॉन पैंडेमिक का थ्रेट भी है. दूसरा एक रीज़न जो होता है ना, 2 का कर्व चलता है, एक चलता है डिमांड, दूसरा चलता है सप्लाई. जब मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग जाती है. तो आरबीआई लिक्विडिटी को कम कर ले, बट अगर लिक्विडिटी को कम करेंगे, इजी मनी पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, तो जो कोविड के कारण
डिटर डैमेज हुआ है इकोनॉमी को वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो एक तरफ हमें इकोनॉमिक रिवाइवल करना है जिसके लिए हमें लिक्विडिटी, इजी मनी पॉलिसी वगैरह करना होगा, बट इसका साइड इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्स्टर, सो दैट इज वाई बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैच 22 सिचुएशन है। रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हो गया है 5.59%। तो अब आरबीआई के पास स्पेस कम बचेगा बिकॉज 6 होते ही उसको इसको टारगेट करना पड़ेगा एमपीसी के थ्रू। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लो हुआ है 1.4% इन नवंबर, तो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने भी बताया। तो सी, अगर ग्रोथ डेवलपमेंट के कारण कीमतें बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है इसलिए कीमतें बढ़ रही है, तो वो तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। बट यहाँ कीमतें भी बढ़ रही है और इकोनॉमी भी रिकवर नहीं हो रही है, सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। ऐसे ही एक टर्म होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब आप बताइए। स्टैगफ्लेशन तो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब होता है खुदरा, मतलब कंज्यूमर एंड पे। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन टू 5.59% दिसंबर में, क्योंकि फूड की प्राइसेस बढ़ गई। इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट भी ग्रू हुआ है एट अ सबड्यूड रेट। सबड्यूड मतलब 1.4 इज वेरी लेस, सबड्यूड ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू एनएसओ। इन्फ्लेशन बेस्ड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, कंज्यूमर एंड पे, और एक दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो थोक में बेच रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब एंड यूजर। तो 4.91 के बजाय 4.59 दिस ईयर हुआ है ये। ओके, सो दिस इज देयर रिटेल इन्फ्लेशन 5.59%। प्राइमरली फूड प्राइसेस बढ़ गई है, दिस इज द रीजन। तो सीपीआई इन्फ्लेशन 6 मंथ हाई पर है, आईसीआरए रेटिंग चीफ इकोनॉमिस्ट ने भी बताया। प्राइमरली रीजन है फूड और बेवरेज, खाना पीना, क्लोथिंग, फुटवेयर, इनमें राइज हुआ है प्राइस का। वेजिटेबल, एग वगैरह, तो ब्रॉड बेस्ड मॉडरेशन प्राइस का यहाँ पे हो रहा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मंथ 2021 दिसंबर में भी इतना रहा, सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। रिटेल इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पैरामीटर को टारगेट करता है, किस पे बेस्ड होता है? आंसर हेडलाइन इन्फ्लेशन। देन 2.4 लाख फ्रेश कोविड केसेस आए हैं, 372 फैटेलिटीज भी हुई। इंदु मल्होत्रा मैम पैनल करेंगी टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच। तो अभी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था प्राइम मिनिस्टर के दिस व्हीकल, तो उसको अभी इंदु मल्होत्रा मैम जज प्रोब करेंगी सिक्योरिटी ब्रीच का। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ हियर इज अनदर न्यूज। डेटा सजेस्ट करंट वेव में हैव पीक्ड, लेट अस नॉट गेट कॉम्प्लासेंट। कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आगे WHO ने भी कहा है कि कोविड ओमिक्रॉन इज नॉट अ कॉमन कोल्ड, बी वेरी वेरी केयरफुल। हॉस्पिटल एडमिशन्स भी डबल हुए हैं, नंबर ऑफ रिकवरीज भी बढ़ रही है, गुड। सेपरेट पास नीडेड फॉर नाइट वीकेंड कर्फ्यू, कोई सेपरेट पास की ज़रूरत नहीं है, नो सेपरेट पास। देन दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ने कहा यूथ टू अडॉप्ट मोटो ऑफ कॉम्पीट एंड कॉन्कर। इंडिया जो है ना, हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ है, पावर ऑफ यूथ है, पीपल। वी नीड टू डेवलप दिस एटीट्यूड, कॉम्पीट एंड कॉन्कर। तो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल है। कल हमने स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे भी देखा, नेशनल यूथ फेस्टिवल। तो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज किया कैन डू स्पिरिट, ये स्पिरिट होनी चाहिए, कैन डू स्पिरिट ऑफ न्यू जनरेशन। बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे एसेज एंड आंसर्स के लिए। फोरसीइंग द डॉन, डॉन मतलब स्टार्ट हो रहा है, गोल्डन एज है स्टार्टअप्स का इंडिया में। कॉल किया कॉम्पीट एंड कॉन्कर करो, जो यंग माइंड है उनका एनर्जी, उनका ब्रेन, डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ कॉम्पीट एंड कॉन्कर। नेशनल यूथ फेस्टिवल में प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, पैंडमिक का भी टाइम है, डिफिकल्ट टाइम है, तो हमें जो सेफगार्ड करेगा वो हमारी कैन डू स्पिरिट करेगी। देन इसके बाद अब जो स्टार्टअप कल्चर है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की, डायरेक्शंस की, नो हाउ की। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स ऐसे चलाती है। कल हमने GS2 पे भी एक सवाल देखा था, डिजिटल लिटरेसी। तो इस टाइप की जो स्कीम्स हैं, ये स्टार्टअप्स वगैरह भी GS3 में भी आप इकोनॉमी में देखोगे, दीज स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मुद्रा, मुद्रा स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। ये चारों नाम याद रखिए, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर।
तो द आइडिया इज वी आर मूव टूवर्ड्स दिस जॉब क्रिएटर। ये 150th बर्थ एनिवर्सरी श्री औरोबिंदो का भी कोइंसाइड हुआ, तो आपने ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे कहा है, अ ब्रेव, फ्रैंक एंड क्लीन हार्टेड, courageous aspiring youth is the only foundation of which the future nation can be built। सबसे बड़ी ताकत क्या होती है पता है? लोग। एक मूवी भी आई थी ना, रॉकेटमैन सेल्समैन ऑफ द ईयर। व्हाट इज द एक्चुअल पावर? एक्चुअल पावर होती है लोग, पीपल। तो ये हमें डेवलप करना चाहिए। तो दिस इज लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट है, प्रोपोनेंट है हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। सो वी नीड टू रीप इन दिस एडवांटेज। हमें वोकल फॉर लोकल मोटो पे भी आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम ये ट्रिब्यूट भी होगा ग्रेट सन्स दैट कंट्री हैड प्रोड्यूस्ड, हमारे जो लोग हैं। तो इसी पे सवाल हम करते हैं, अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ is the only foundation on which the future nation can be built। एक्सेलेंट लाइन। इस लाइन के बैकड्रॉप में डिस्कस करिए सारे ज़रूरी स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स जो ज़रूरी है टू कैपिटलाइज ऑन दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमने कुछ दिन पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड पे एक नोट तैयार किया था। अब हम उन सारे स्कीम्स, उन सारे आइडियाज़, उन सारे व्यू पॉइंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, सोसाइटी की तरफ से हो, एकेडमिक्स की तरफ से हो, इंडस्ट्री की तरफ से हो, एल्डर्स की तरफ से हो, सो दैट इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम कैपिटलाइज कर पाए। सो थिंक दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत हाई यील्डिंग क्वेश्चन है। दिमाग लगाइए कैसे यहाँ पे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का। ओके अब जो नेक्स्ट है, सी कोविड का स्प्रेड हो रहा है, बी वेरी वेरी केयरफुल, EDRS दिस, एंड ये है फ्लोरल फेस्ट ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो फ्लावर वेंडर्स हैं, गार्लैंड्स हैं। अभी मकर संक्रांति फेस्टिवल बेंगलुरु ऑन वेंसडे, मकर संक्रांति। हमने एपरेंट मोशन ऑफ सन भी देखा है, सन इस तरीके से मूव करता है कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में, तो इसी से सीजन्स चेंज होते हैं। तो मकर संक्रांति ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य है वो उत्तरायण में जा रहा है। फायर एट हैदराबाद म्यूनिसिपल बॉडीज जोन। अब क्या गर्मी बढ़ेगी, अब जो ठंड है ना, ठंड कम होगी, अब समर सीजन की तरफ हम अप्रोच करेंगे। सो दिस इज मकर संक्रांति। फायर एट हैदराबाद म्यूनिसिपल बॉडी जोनल ऑफिस। देन दिस इज सी सच अ नाइस जेस्चर, 21,000 किलोमीटर वॉक किया फॉर ब्लड डोनेशन अवेयरनेस। ब्लड डोनेशन इज गुड, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ये आप किरण वर्मा जी हैं, सिंपली ब्लड करके आपने ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म है, अवेयरनेस फैला रहे हैं आप इंपॉर्टेंस ऑफ डोनेटिंग ब्लड। सो एक्सीलेंट, अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो आर्टिकल है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। इम्बैलेंस ऑफ पावर रिलेशंस में होता है तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट आता है। ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों आ रहा है? एक तरफ न्यूज़पेपर वाले हैं, मीडिया वाले हैं, और दूसरी तरफ टेक जाइंट है, जैसे कि गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, तो एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, लाइक दैट। तो न्यूज़ पब्लिशर और टेक प्लेटफॉर्म्स के बीच में टसल चल रहा है। गूगल वगैरह जैसे आजकल न्यूज़ कंजम्पशन का तरीका क्या हो गया, डिजिटल मीडिया के थ्रू होता है। तो जैसे जो रेगुलर न्यूज़पेपर वाले हैं, मीडिया हाउसेज है, दे आर हैविंग डिफ़िकल्टी, सस्टेनेंस की डिफ़िकल्टी हो रही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो अल्गोरिदम बेस्ड होगा, वो किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं करना है, तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सो एक यहाँ पे एक फेयर एंड रेगुलेटेड मैनर में जो ऑपरेशन है उसको इंश्योर कराना ज़रूरी है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स दैट इट हैज़ ब्रोकन एंटी ट्रस्ट लॉज, significant moment in a country, fortunes of the news media industry have been on a downward path। fortunes of the news media industry have been on a downward path। actually media consumption भी change हो रहा है, जो डेमोग्राफी है, जो ऑडियंस है, ऑडियंस भी चेंज हो रही है। तो इस टाइम पे जैसे भी जो डिजिटल मीडिया होता है ये बड़ा फ्लूइड होता है, यहाँ पे क्विक चेंजेस होते हैं, दे नीड टू इवॉल्व। जो लेगेसी जो अभी चल रहा था ना मीडिया हाउसेस का काम करने का तरीका, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। तो जैसे फ्रांस में भी आया, ऑस्ट्रेलिया में भी आया, गूगल और मीडिया जो टेक कंपनीज हैं उनको बोला गया कि आप कुछ पैसे भी दो इन डिजिटल मीडिया न्यूज़ पेपर वालों को, न्यूज़ जर्नलिस्ट को, जो कि न्यूज़ को क्रिएट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जर्नलिज्म जो है, जो न्यूज़ क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ये काफ़ी स्क्यूड हो गया है, टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं इनके फेवर में है, और जो न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट है। तो देयर हैज़ टू बी अ फेयर वे।
तो बाकी यहाँ पे यही बात है कि सर्च ऑप्शन जैसे गूगल का एल्गोरिदम हो गया, वो किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को प्रमोट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है, तो देयर इज सो मच एम्बिग्यूटी। प्लस यहाँ पे रिड्रेसल का नहीं होता। गूगल ने फ्लैग कर दिया कि दिस न्यूज़ इज नॉट राइट या फिर दिस कंटेंट इज नॉट राइट, बट ऑन व्हाट बेसिस? देयर हैज टू बी सम फेयरनेस। तो जो टेक जाइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में यही बात चल रही है कि इनको फेयर एंड स्क्वायर और रेगुलेटेड मैनर में कैसे करवाया जाए, बिकॉज दे हैव बिकम टू बिग। तो दिस इज देयर। अब क्या होता है, जैसे अगर हम जैसे टीआरपी पे जाते हैं, अक्सर हम क्रिटिसाइज करते हैं कि एवरीबडी इज गोइंग आफ्टर टीआरपी एंड एवरीबडी इज गोइंग फॉर व्यूज, बट अगेन हम अगर जो कंटेंट क्रिएटर है उनके व्यू पॉइंट से देखें, सो दे नीड सम सस्टेनेंस। और उसके लिए फिर जो कंटेंट जनता पसंद करेगी वो वैसा ही तो कंटेंट बनाएंगे, बिकॉज उनको भी तो सस्टेनेंस एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। सो द पॉइंट इज वी नीड अ बेटर मॉडल जिससे क्वालिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, एट द सेम टाइम जो क्रिएटर्स हैं उनकी भी एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनी रहे। सो दिस वी नीड टू डू। अदरवाइज क्या होता है, एवरीबडी इज आफ्टर व्यूज एंड दिस टीआरपी, तो क्वालिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो दिस वी नीड समथिंग, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू, फेयर मॉडल डेवलप करना ज़रूरी है। ये है टॉकिंग टू रशिया। रशिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा। अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, बट ये जो पेरिफेरल स्टेट्स है जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई या फिर यूक्रेन हो गया, लाइक दैट, यहाँ जो नाटो ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो इन ग्रुप को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वो बेसिकली नाटो का एक ग्रुप बन गया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 नाटो का, और दूसरा बन गया यूएसए सोशलिस्ट वालों का ग्रुप। इन दोनों में कोल्ड वॉर चलता रहा। 91 में कोल्ड वॉर एंड हुआ, बट स्टिल उसके रेमिनेंट्स अभी भी देखने को मिलते हैं। अभी पुतिन के टाइम पर रशिया का वापस री इमर्जेंस हो रहा है, और ये जो फ्रिक्शन है, यूक्रेन क्राइसिस हमने देखा, इससे पहले जॉर्जिया में देखा, तो नाटो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और रशिया बोल रहा है स्टे अवे फ्रॉम दिस एडजॉइनिंग कंट्रीज। इसी बात का पूरा ये मुद्दा है। तो जिनेवा टॉक हुआ, यूएसए एंड रशिया, इनकॉन्क्लूसिव था, कोई रिजल्ट्स नहीं आए। वॉर राइवल्स टू आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। फर्स्ट राउंड में टेंशंस हाई हैं यूरोप में पॉलिसी ओवर यूक्रेन पे। यूक्रेन में भी एक एरिया है क्रीमिया ऑलरेडी रशिया ने एनेक्स कर लिया है। तब भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन थी, बट वहाँ पे समहाउ वॉर नहीं हुआ, जो टेंशन था वो डी एस्केलेट हो गया। अभी जो नया जोन बन रहा है, जैसे डॉनबास एरिया है, और इसके अलावा जो ब्लैक सी में नेविगेशन है, जैसे अभी यूके का जो शिप था उस पर वार्निंग फायर शॉट किया था रशिया ने, तो ब्लैक सी का पैसेज सेफगार्ड करने के लिए, और यूक्रेन में भी डॉनबास और इन सब रीजन्स में अपनी दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए रशिया कन्फ्रंटेशनल पाथ पे आ जाता है यूरोप के साथ। तो ईस्टर्न यूरोप और रशिया के बीच में टेंशंस बन रहे हैं, और ईस्टर्न यूरोप को बैकिंग मिल रही है नाटो की। अब नाटो की बात आती है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन चाहती है, और रशिया अपनी ट्रूप्स मोबिलाइज करता है इसको स्टॉप करने के लिए। दिस इज द इशू। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा तो वो दोनों साइड के लिए करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज रशिया अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। रशिया में अभी हमने नॉर्ड स्ट्रीम 2 देखा था, जर्मनी ने वार्निंग दिया कि अगर यूक्रेन पे यूनिलैटरल अगर एक्शन लिया रशिया ने तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 कैंसिल हो जाएगी। अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 कैंसिल होगी तो रशिया को ह्यूज सेटबैक होगा, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। प्लस जो नाटो है वो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ओपन नहीं करना चाहेगा, बिकॉज यूएसए का ऑलरेडी विड्रॉवल हो रहा है वर्ल्ड पुलिस की पोस्ट से, एंड यूएस अभी रशिया की बजाय चाइना पे फोकस करना चाहता है, तो वो रशिया से कन्फ्रंटेशन पाथ पे नहीं आने वाला है। सो इसलिए यहाँ पे ये लोग पैचअप करने की बात कर रहे हैं। तो नाटो का कंटिन्यूड एक्सपेंशन है, ये सब रेलिक्स है कोल्ड वॉर एरा के। रशिया एग्रेसिव पहले से है, अब्रेसिव डिस्टेबलाइजिंग जाइंट की तरह बात कर रहा है, ऐसा यूरोप बोलता है। हाइंडसाइट में देखें तो नाटो का एक्सपेंशन है वो ऑलरेडी रशिया को इनसिक्योरिटी पे लाएगा और रशिया वहाँ पे रिटेलिएट करेगा, दिस इज नॉर्मल। कोल्ड वॉर मेंटेलिटी अभी भी है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है यूक्रेन में और इससे पहले जॉर्जिया में।
तो रशिया भी अभी आउट ऑफ वुड्स नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, यूएस इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, सो प्रोबेबली दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू ईजन ऑफ, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, बिकॉज अभी दूसरे थ्रेट्स हैं इनके पास, एक तो ओमिक्रॉन कोविड का थ्रेट है, इकोनॉमी का थ्रेट है, और प्लस यूएसए के लिए स्पेशली राइजिंग चाइना का थ्रेट है, तो इसीलिए रशिया और यहाँ पे टेंशंस डी एस्केलेट करने की बात है। A quest for social consensus against hate speech. Social consensus against hate speech. Hate speech का एक ही सॉल्यूशन है, social consensus. कल हमने लॉज एंड लेजिस्लेशंस देखे थे, दे आर देयर, बट एट द सेम टाइम जो पब्लिक है, पब्लिक इतना जल्दी ट्रिगर नहीं हो, इतना जल्दी जजमेंटल ओपिनियनेटेड भी नहीं हो, दे नीड टू बी मैच्योर, दिस इज द सॉल्यूशन। एक्ट नाउ रिकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब सी यहाँ बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है यहाँ पे, क्योंकि 3 हो गए हैं यहाँ पे, एक इलेक्शन कमीशन 2 होते हैं और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो पोस्ट है, ये जो इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन है, ये क्वाजी जुडिशियल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और इसके पास अथॉरिटी है कि फ्री एंड फेयर मैनर पे इलेक्शंस को कंडक्ट कराए। अभी जैसे बात यह है कि अभी प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से CEC ने यहाँ पे मीटिंग किया, तो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, एग्जीक्यूटिव इस तरीके से मिल रहे, तो द पॉइंट इज इलेक्शन कमीशन जो है इसको इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इसी बात पे शुरुआत में अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि हमें टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्शन कमीशन में। जैसे 1991 में जब वोटिंग एज 18 से बढ़ा के 21 हुआ, तो EC पहले एक ही होता था, अभी 3 EC हो गए और एक CEC हो गया, 2 EC एंड 1 C, तो 3 मेंबर का इसका हेड हो गया। ऐसे इन्होंने एनलार्ज किया नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर 1 2 3 1991 में। तो सिमिलर टाइप ऑफ दीज मोर reforms are required in the institutional constitution body institution called CEC, institution called election commission। अब यहाँ पे बात है 324 में बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी कमिटीज़ आई थी। जैसे 75 में आई थी जस्टिस तारकुंडे कमेटी, आपने रिकमेंड किया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो एडवाइस ऑफ कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के ओपोजिशन लीडर हो, चीफ जस्टिस हो। तो एक कमेटी का नाम याद रखना है, जस्टिस तारकुंडे कमेटी। फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी 90 की, फिर लॉ कमीशन 2015 का, फिर सेकेंड ARC कमेटी। तो सबने यही बोला था कि जिस तरीके से EC-CEC को चुना जाता है उसका एक रिफॉर्म हो, द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर को रिफॉर्म्स जरूरी है। जस्टिस तारकुंडे, देन इसके बाद दिनेश गोस्वामी, और फिर सेकेंड ARC और लॉ कमीशन 2015, इन 4 का नाम याद होना चाहिए। अब नेचर ऑफ ECI है वो भी चेंज हो रहा है, पहले इलेक्शंस होते थे वो डिफरेंट होते थे, अब हो रहा है डिजिटल प्रेजेंस, जैसे 15 तारीख तक वैसे भी रैली पे बैन था। तो इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, क्वाजी जुडिशियल है, नेचर ऑफ इलेक्शन चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन को भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसके डोमेन में, स्टाइल में, वर्किंग में। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है रिफॉर्म्स का रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी भी होना चाहिए, और इंडिपेंडेंसी जो है, इंडिपेंडेंट वर्किंग इलेक्शन कमीशन का, वो इंश्योर कराना ज़रूरी है। इनका सिलेक्शन कैसे होता है, ECs का, इनका टेन्योर एंड ऑल, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड मैंडेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन मॉडर्न टाइम्स। बड़ा अच्छा सवाल है, आपको रोल क्या है, मैंडेट क्या है इलेक्शन कमीशन का। तो आप अगेन लक्ष्मीकांत बुक ओपन करो, EC बड़े अच्छे से उसमें मेंशन है, सारे आर्टिकल्स देखो, प्रोविजंस देखो, क्या क्या मैंडेट होता है, लाइक दैट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो रोल एंड मैंडेट करो। अब इसमें करंट अफेयर में अपना अंडरस्टैंडिंग भी लगाओ बाद में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए ECI का क्या रोल होता है। जैसे ECI बहुत सारे काम करता है, आप इसका रोल देखोगे, इलेक्टोरल रोल बनाने से लेके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लेके, अवेयरनेस ड्राइव भी होती है, लोगों को अवेयरनेस। तो चेंजिंग मॉडर्न टाइम्स में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए, सो दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कंडक्ट करा पाए। ओके, सो दीज आर 2 क्वेश्चंस। Recast the selection process of the ECs.
अब ये है रीपिंग डेमोग्राफिक डिविडेंसी। हमारे यहाँ यूथ है, यूथ को स्किल करना बहुत ज़रूरी है, वरना यूथ का पोटेंशियल वेस्टेज हो जाएगा। ये आर्टिकल लिखा है राकेश सरवाल साहब ने, आप सिविल सर्वेंट रहे हैं। सी हाउस होल्ड नेशनल इन्वेस्टमेंट हम अगर चिल्ड्रन पे करें, यूथ पे करें, तो इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट किस में होता है? बच्चों में होता है। वो अच्छे बन जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपका वर्क इजी हो जाएगा, फ्यूचर रिटर्न्स अच्छे आएंगे। उनकी प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन का इंश्योर हम कराएं। अब कुछ टाइम से अभी जैसे NFHS 5 का डेटा भी देखा हमने, फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई है। फर्टिलिटी इवन रिप्लेसमेंट जो है ना, हमारी पॉपुलेशन भी अब कम होने वाली है। तो द आइडिया इज़ कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी है, ये जो विंडो है अपॉर्चुनिटी, ये हमेशा नहीं रहने वाली। जैसे चाइना का एग्जांपल देखो, वो हमसे आगे। चाइना में जो पॉपुलेशन है वो एज होने लग गई है। हमारे यहाँ अभी 10-15 साल बाद वो होगा। तो इस विंडो को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी हो, एजुकेशन दे, स्किल दे, हेल्थ केयर दे, जेंडर सेंसिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है। राइट्स प्रोवाइड करें और चॉइसेस दें यंगर जनरेशन। वेरी गुड लाइन, नोटेड डाउन। अब मीडियन एज जो है वो बढ़ेगी आने वाले टाइम पे, 36 साल हो जाएगी बाय 2036। तो मतलब दिस इज़ नॉर्मल, हमारी पॉपुलेशन भी एज होगी। तो ये जो विंडो है ना अपॉर्चुनिटी का, इसको यूटिलाइज करना ज़रूरी है। अब यहाँ कुछ अच्छे लेसन्स भी दिए हुए हैं कि हम किस तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे जो डेटा है हमारे, वो बताता है कि हम करेक्ट डेटा पहले तो कैलकुलेट करें कि जैसे एजुकेशन रिलेटेड डेटा क्या है, लिटरेसी का डेटा क्या है, रिक्वायरमेंट, ये सारे हेल्थ केयर, स्किल्स, एजुकेशन, डायनामिक्स, इन सब का करेक्ट डेटा होना चाहिए। सेकंड, हम इन्वेस्ट करें चिल्ड्रन और एडोलसेंट पे, इनकी एजुकेशन में, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें। कल ही हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखा। वर्कफोर्स जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब्स एट्सेट्रा, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, साउथ कोरिया मॉडल हो सकता है, दिस वी कुड फोकस। तो सेकंड हो गया अबाउट हेल्थ, अबाउट दिस स्किल्स प्रोवाइड कराना। पहला था डेटा एंड ऑल, सेकंड स्किल्स प्रोवाइड कराना। थर्ड है उनका हेल्थ पे भी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। हेल्दी इंडिया बेटर इंडिया, तो हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्थ बेटर होगा तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी बेटर होगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। फोर्थ जो होगा, वहाँ जो यंगस्टर्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज भी उनको अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हम हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं। सो वी नीड टू हैव दिस यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर ज़रूरी है। देन फिफ्थ, एजुकेशन इनेबलर होगा तो हमें ब्रिज करना होगा जेंडर डिफरेंशियल, बिकॉज सी हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विमेन है। अगर हम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का जो पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी चाहे जितनी भी हो वो 1/2 हो जाएगी, बिकॉज ओनली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग। सो दैट इज वाई वी नीड टू हैव दिस ब्रिज, दिस जेंडर डिफरेंशियल, ताकि पूरा पूरा जो हमारा पॉपुलेशन है वो अपने फुल थ्रॉटल पे डिलीवर कर पाए, वर्क कर पाए। इनइक्वालिटी को हमें दूर करना है। देन फिर जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में, उसको हम बढ़ाएं। देन इसके लिए आप लीगल आप प्रोविजंस ले सकते हो, आप चाइल्ड केयर बेनिफिट्स जो वर्क एरिया है वहाँ पे बता सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दे सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क, गिग इकोनॉमी का, दीज थिंग्स कुड बी डन। सेवेंथ है कि हम डाइवर्सिटी जो स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र रिलेटिवली ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर रहेगा, जबकि आप बिहार देखो तो बिहार इकोनॉमिकली इतना प्रॉस्पर नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको भी ब्रिज करना ज़रूरी है। डाइवर्सिटी बिटवीन स्टेट्स, हर स्टेट का एक यूनिक रिक्वायरमेंट भी है। नॉर्थ ईस्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, केरला की रिक्वायरमेंट अलग है, तो अकॉर्डिंगली टेलर मेड सॉल्यूशंस ज़रूरी है। देन बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फेडरल अप्रोच होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में ज़्यादा बेटर वर्क करता है। माइग्रेशन, एजिंग, स्किलिंग, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, अर्बनाइजेशन, इंटर मिनिस्टरियल कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, ये सब चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली वर्कआउट कर पाएँ तो ये जो विंडो है डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी का, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। रीपिंग इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, वेरी गुड पॉइंट्स। इसके भी कुछ जो पॉइंट्स है ना, वो अब जो पहला सवाल था वहाँ पे इससे भी कुछ आइडियाज़ लेके लिख सकते हो यहाँ पे कि हम कैपिटलाइज कैसे करें डेमोग्राफिक डिविडेंड को। दिस आर्टिकल इज़ गुड। देन एस्टैब्लिशिंग इंडियाज़ एप्पल, तो यहाँ बात है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है एजुकेटेड अवेयर दिस एडल्ट्स को बनाना, जिनको
नो हाउ पता है, स्किल्स पता है, लर्नेट है, तो दिस दे नीड टू डू। रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, स्टेम ज़रूरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी इज द फ्यूचर। देन वर्ल्ड इज हीटिंग अप, ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर नो सी दिस इज ऑन राइज, हॉटर एंड हॉटर, CO2 भी राइज हो रहा है। अब जैसे COP26 है, अभी ग्लासगो समिट हुआ है, इससे GS2 पे भी सवाल एक आया, GS3 पे भी एक सवाल आया। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, दिस हॉटर एंड हॉटर, वर्ल्ड इज हीटिंग अप। तो आप ऐसे जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप करते चलो। आप मेंस का इस साल का भी पेपर देखो, नेक्स्ट ईयर का भी देखना, सब क्वेश्चंस यहीं से एज इट इज पिक के होके आएंगे एंड इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। अभी कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी मेंस लिखा था, अभी GS 1 2 3 4 हो गया है, अभी ऑप्शनल बचा हुआ है, दे हैव डन सो वेल इन दिस GS 1 2 3 4। व्हाई? बिकॉज दे वर रेगुलर विद दिस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ओके, सो थ्रेट रिमेन्स इन ईस्टर्न लद्दाख। आर्मी चीफ ने कहा कि चाइनीज साइड आर गोइंग ऑन विच शोज दैट वी कैन रिजॉल्व अवर डिफरेंसेस थ्रू डायलॉग। चाइना के साथ स्ट्रैटेजी सिंपल है हमारी, डिप्लोमेटिक ऑप्शन भी ओपन रख रहे हैं हम और मिलिट्री ऑप्शन भी ओपन कर रहे हैं। चाइना का जो टैक्टिक है, बाय टाइम बिल्ड कैपेसिटी, तो वी आर ऑल्सो डूइंग दैट कि हम भी अपना बॉर्डर इंफ्रा वगैरह स्ट्रेंथन करने में लगे हैं। आप ISRO के नए चीफ हैं मिस्टर सोमनाथ, आपने मेजर रोल प्ले किया डेवलपमेंट ऑफ GSLV Mark 3। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथ जी, आप अभी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। एक्सीलेंट। सो अभी जो इसरो का टाइम है, कुछ दिन पहले हमने इसरो पे भी नोट तैयार किया, बड़ा एक्साइटिंग टाइम है, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप है, तो लेट अस सी, दिस इज अगेन गुड। देन असम और मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट 21 जनवरी तक एंड हो जाएगा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा। बार्क रेटिंग फॉर न्यूज़ चैनल्स टू रिज्यूम सून। ये क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की TRP कैसी चल रही है न्यूज़ चैनल की, तो इसमें भी फ्रॉड्स होते थे, तो ये बस्ट हो गया था रैकेट, अभी इसको फिर से रिज्यूम करने की बात है। देन दिस इज चीफ मिनिस्टर रूमर पॉलिटिकल, स्टेट्स डायरेक्टेड टू इंश्योर बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन, लेसन्स लर्न करें सेकेंड वेव से। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड, वॉर्न सेंटर, इवन WHO ने भी कहा डोंट टेक इट लाइटली। देन दिस इज नाटो एंड यूक्रेन क्राइसिस, डिफरेंसेस दूर करने की बात है। श्रीलंका डेट ट्रैप में बहुत बुरी तरह फंस गया है चाइना के। देन दिस इज किम जोंग उन, दिस इज नॉर्थ कोरिया मिलिट्री मसल, सऊदी बिल्ड कर रहा है 14,000 किलोमीटर का रेलवे। ओमिक्रॉन इज डेंजरस फॉर अनवैक्सीनेटेड, गो गेट वैक्सीनेशन। TCS का Q3 नेट प्रॉफिट 12.3% राइज हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी का इतना ग्रोथ हुआ। इन्फोसिस का भी, टेक कंपनीज आर डूइंग गुड, बैक शेयर बायबैक शेयर। विप्रो का भी नेट फ्लैट इतना आया, क्रेडिट डिमांड, जनरल फिस्कल डेफिसिट। वोडाफोन आइडिया टाटा टेले वोंट बिकम PSU, DOT ने कहा। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑनर बन गई है, 35% ले लिया वोडाफोन आइडिया में, तो लेट अस सी। ये रेलटेल है, मर्सिडीज, एंड दिस इज इंडिया का टूर साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में हाई पॉजिटिविटी है, कोविड फैल रहा है, ग्रोथ फोरकास्ट है, वर्ल्ड बैंक का वाइड डेफिसिट हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट, खर्चे ज़्यादा आमदनी कम, स्प्रेडिंग फास्ट, ओमिक्रॉन एंड कॉट इन अ वॉर। तो टिग्रे रीजन इथियोपिया, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ बात किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और VVPAT वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। पहले एक टाइम होता था पेपर बैलेट होते थे, पेपर बैलेट में कई बार बूथ लूट लिए जाते थे, कई बार जो मार्क लगाया इंक फैल जाती थी, बैलेट्स खराब हो जाते थे, वेस्टेज बहुत होता था, प्लस उसको काउंट करने में बहुत टाइम लगता था। सो वी नीडेड समथिंग जिससे ये सब चीज़ें हम इम्यून कर पाए हमारी वोटिंग पैटर्न को, वोटिंग प्रोसीजर को, इलेक्शंस को। तो इसीलिए हम लेके आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, वो फॉरेन में अक्सर जो क्रिटिसिज्म हम देखते हैं वैसा नहीं है। इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे M1 मशीन थी 89 में आई है, M2 मशीन थी, इसमें एनक्रिप्शन, टाइम स्टैंपिंग वगैरह हुआ, और अभी M3 भी आई है। M3 अगर इसको टैम्पर करने की कोशिश की जाती है तो ये अपने आप ही स्टॉप हो जाती है, और सेल्फ डायग्नोस्टिक भी है। इन मशीन्स में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जैसे कैलकुलेटर होता है ना,
वैसे ही ये कुछ लाइक ये मशीन्स हैं, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड, इनमें ऐसा कोई वाईफाई या ब्लूटूथ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि इसको आप टैम्पर कर पाओ, तो दे आर वेरी सेफ एंड सिक्योर। अक्सर रूमर मॉन्गरिंग हो जाती है, तो इस आर्टिकल में यही लिखा है कि दीज मशीन्स आर वेरी वेरी सेफ एंड सिक्योर, और प्रूवन टेस्ट इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बहुत एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर चलता है इनकी चेक ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने का। फंक्शनल चेक होता है, फिर ट्रायल रन होता है, रैंडम चेक होता है, थ्रोइंग द डाइस, ऐसे रैंडम बटन्स प्रेस करके देखते हैं कि करेक्टली ये वर्क पोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैंडिडेट की लिस्टिंग की जाती है, कनेक्ट द डिवाइसेस, ड्राई रन होता है, फाइनल चेक्स होते हैं, एंड नोट्स होता है, सेफ एंड सिक्योर। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने ये ड्राई रन्स वगैरह किए जाते हैं, सो दे एक ट्रस्ट डेवलप हो पाए इन मशीन्स में, बिकॉज दीज मशीन्स आर गुड। हमारा जो ओवरऑल व्यू पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, वी आर इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बिकॉज ये इसने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको काफ़ी ईजन कर दिया है। अगर कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो वो हम ये करेंगे कि थोड़ा और एडवांस्ड मशीन्स लाएं और थोड़ा फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी लाएं, बट वी आर नॉट लाइक कि वी आर अगेंस्ट ईवीएम, ओके, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ह्यूज है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वोटर बैलेट के थ्रू आप चुनाव कराओगे तो वो बहुत एक टिडियस टास्क होगा, बड़ा कॉस्टली अफेयर होगा। सो वी आर इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब जो कॉमन कंसर्न्स हैं कि क्या ये हैक हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वाईफाई वगैरह कुछ नहीं है, दिस इज टेस्टेड। इसमें जो चिप होता है वो भी बर्न होता है। अभी जो लेटेस्ट मशीन आ रही है, अगर इसको खोल के टैम्पर करने की कोशिश की जाएगी तो इट विल स्टॉप वर्किंग, सो दे आर वेरी फुल प्रूफ। ये जो चिप होता है ये 2 PSUs बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बड़ा एक फेयर मैनर में बनी जाती है मशीन, और किसी को पता नहीं होता है कौन सी मशीन किस चुनाव में किस जगह यूज होगी। सो दे आर वेरी वेरी कवर्ड, इसमें टैम्परिंग या फिर ऐसा कुछ ऑल्टर का स्कोप नहीं है। देन इसके बाद ये जो मशीन्स हैं, सो द आइडिया इज़ कि अक्सर ऐसा हो जाता है EVMs हैक वगैरह, दिस इज़ कोई बेसिस नहीं है उसमें, दीज आर वेरी सेफ, सिक्योर एंड स्टैंडर्ड मशीन्स। अब फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है, फिर भी हमें और ऑथेंटिसिटी लानी है, ट्रस्ट लाना है वोटर का, तो इसमें आया वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसमें क्या होता है, आपने जो बटन दबाया तो एक स्लिप भी जनरेट हो जाएगी जिसमें लिखा होगा आपने किसको वोट डाला, वो आपको दिखेगा, 10 सेकंड के लिए कुछ दिखता है वो, फिर वो बॉक्स में ड्रॉप हो जाती है वो स्लिप। तो दिस इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ताकि और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि आपने जिसको वोट डाला है वोट केवल उसी कैंडिडेट तक गया है, वोटर उस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है एक पेपर ट्रेल के थ्रू। अब इसमें भी ग्लिचेस हो सकते हैं, जैसे एक बार इस पे कंप्लेन आया था कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट में जो डेटा सिंबल उसको कलेक्ट करके प्रिंट करना है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई, वाईफाई समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ इसमें क्या टैम्परिंग हो पाएगी, स्टैंड अलोन ऐसा कुछ है, इस पे कुछ कंसर्न्स आए थे। तो लेट अस सी, अभी उसका जो रोबस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। ग्लिचेस एंड रेमेडीज, तो ओवरऑल जो स्टैंड है हमारा वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर गुड। ये जो M3 मशीन्स हैं दे आर रियली गुड। इसको हमें और टैम्पर प्रूफ बनाएं और हम वाइडली फुल प्रूफ बनाएं ताकि और ट्रस्ट इस पे मेंटेन हो पाए। सो दिस इज गुड। देन स्क्वायरिंग अप टू इंडियाज एजुकेशन इमरजेंसी। एजुकेशन इमरजेंसी, तो इंडिया में जो पिछला 2 साल रहा है, इंजीनियरिंग ओवर होने वाली है, 3 साल अभी ये स्कूल ही नहीं गए, कॉलेज ही नहीं गए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी, बिकॉज फॉर सम सब्जेक्ट, सम स्ट्रीम्स जो ऑफलाइन एजुकेशन है वो वेरी मच रिक्वायर्ड है। तो अभी जो एजुकेशन इमरजेंसी है, कोविड का थ्रेट भी है, वैक्सीनेशन तभी हमने 15 से 17 के लिए भी ओपन कर दिया है। सो देर आर चैलेंजेस, लेट अस सी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, ये एक IR की थ्योरी होती है। ये जो बुक थी 1989 में आई थी, द वर्ड ऑफ अवर मेकिंग। इस बुक में इस थ्योरी को बताया था। एक्चुअली क्या होता है, एज एन इंडिविजुअल भी आप देखना, आप खुद की एक सेल्फ इमेज बना के रखते हो, सेल्फ इमेज कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, लाइक दैट। आप उसी इमेज में एट टाइम्स देखना आप उसके प्रिजनर बन जाते हो, वो आपको डिक्टेट करने लग जाती है आपकी चॉइसेस, समटाइम्स लिमिट भी कर देती है आपकी अपॉर्चुनिटीज। सो दिस हैपन्स कंट्रीज के साथ भी। कंट्रीज अपनी एक इमेज बना लेते हैं, प्रायोरिटीज एंड वैल्यू सिस्टम सब सेट कर देते हैं, देन एट टाइम्स दे बिकम प्रिजनर ऑफ दोज वैल्यूज, दोज पॉलिसीज एंड दैट
पर्टिकुलर इमेज, तो इट इम्पैक्ट्स देयर इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, कलेक्टिविज्म भी होता है यहाँ पे। दिस इज देयर IR। एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। बट अब इसका ये भी है, एथिक्स में हम देखते हैं जब हमें कोई नया आइडिया मिलता है या फिर हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हम खुद को बेटर समझ पाते हैं। देन वी अंडरस्टैंड ऑल राइट, ये जो पॉलिसी थी, ये जो इमेज थी, दिस इज ऑल इन अवर माइंड, दिस इज नॉट ट्रू। सो देन वी ट्राई, अवेकनिंग होती है, एंड देन वी ट्राई टू चेंज अवर सेल्फ, देन वी ट्राई एंड कम क्लोजर टू द रियलिटी। सो दिस ऑल्सो हैपन विद कंट्रीज, नेशंस एज वेल। ऑनलाइन गेमिंग है एटाइमोलॉजी। सो ये तो था द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में मोस्ट जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकल है। कजाक में प्रॉब्लम चल रहा है, कोविड कंसर्न है, इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ। पुराने चेयरमैन का नाम क्या था इसरो का? आंसर कोविड केयर फॉर चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा लैंड बॉर्डर एरिया, आर्मी इज़ वेरी मच केपेबल, वो डील करेगी चाइना से। देन टीनेजर्स को वैक्सीनेशन लग रहा है, कॉन्करर ऑफ ऑल टाइम, दिस इज पॉलिटिकल। और जस्टिस इन स्लो मोशन, केरला फिल्म इंडस्ट्री। टॉकिंग द फेयर कॉल, BSNL, वोडाफोन, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, या फिर अगर इनको हम बेल आउट भी करते हैं तो वो हमारे टैक्स पेयर मनी से होता है। तो एक पॉलिसी यहाँ पे भी रिवैम्प ज़रूरी है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। मिरर इमेज है और दिस इज ब्रिज करे टेक्निकल गैप। मिनिस्ट्री स्कीम्स हेल्प ब्रिज टेक्निकल गैप, जैसे ये कोर्सेज हैं, कंपनीज वगैरह हैं, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है ये। एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 2019। देन इसके बाद राइज इन केसेस है, फ्री ऑनलाइन रिपोजिटोरी है, ओमिक्रॉन का केसेस है, जर्मन प्रेसिडेंट, अभी जर्मन का न्यू चांसलर कौन बना है, कल ही देखा था हमने, रशिया, नाटो, यूक्रेन। देन दिस इज ओम्बुड्समैन, ई बैंकिंग, क्रेडिट डिमांड Q3, सेबी ने इतना इलीगल प्रॉफिट सोशल मीडिया को कहा, 6% को यहाँ पे हेल्ड किया। सेबी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट body. So this is Indian Express and these are 2 questions. Write down these questions and submit it on this website. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.